अब देखिएगा, आज डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स का, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एसिलेशन। जिस तरह से लास्ट चैप्टर में आपने रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में गए थे, उसी तरह इस वाले चैप्टर में आपको दो डायरेक्शन में जाना है, टेंजेंशियल विच इज अलोंग द टेंजेंट एंड इन द नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि जो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाएगी। अब हम इसके लिए, इस वाले चैप्टर के लिए फार्मूले तैयार कर रहे हैं, वेलोसिटी के लिए भी फार्मूले तैयार कर रहे हैं और एसिलेशन के लिए भी फार्मूले तैयार कर रहे हैं। तरीका वही है। वेलोसिटी अगर आप निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल आपको चाहिए, और एसिलेशन अगर आप निकालना है तो आपको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखिएगा, सबसे पहले आर्टिकल है 2.1। अब आप ये समझ लीजिएगा, जो इससे पीछे वाला चैप्टर था रेडियल एंड ट्रांसफर एसिलेशन वाला, उसमें आप पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा में बात कर रहे थे। इस वाले चैप्टर में आप बात करेंगे इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट एस कॉमा साई में। एस आपकी डिस्टेंस होती है जो अलोंग द आर्क मेजर की जाती है, और साई आपका टेंजेंट का बनने वाला, साई होता है टेंजेंट का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, जैसे कि आपको बीएससी पैटर्न में डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिएगा, ये हमारे पास सपोज कर लीजिएगा, ये ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये कोई हमारा पॉइंट है, ये हमारा कोई कर्व है, मान लीजिएगा कर्व है ए पर एक पॉइंट है हमारा पी और एक पॉइंट है क्यू, ठीक है ना। अब कोई हमारे पास पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस कर्व ए पी क्यू पर मोशन कर रहा है। पी जो पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट है एस कॉमा साई, और क्यू जो है उसके कोऑर्डिनेट है एस कॉमा एस प्लस डेल्टा एस कॉमा साई प्लस डेल्टा साई। पी के कोऑर्डिनेट, पी पोजीशन टाइम टी पर है, और क्यू पोजीशन जो है वो एस प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर पोजीशन है। दोनों पर जो है हमारी पोजीशन दी गई है। अब देखिएगा, अब ये सब लीजिएगा, आर्क जो है ए से नापने शुरू करते हैं, तो ए से पी तक की जो आर्क है वो एस हो जाती है, और पी से क्यू तक अगर आप जाते हैं तो ये आर्क हो जाती है हमारी डेल्टा एस, या डेल्टा एस मैं बाद में लिखूंगा, जब डेल्टा एस लिखने की जगह होगी तब मैं डेल्टा एस लिखूंगा। अभी देखिएगा, मैंने एस डिनोट कर दिया है। अब पी पर हम टेंजेंट खींचने जा रहे हैं। ये पॉइंट पी पर हमने एक टेंजेंट बना दिया है, पॉइंट पी पर टेंजेंट एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम साई से, जैसे कि बीएससी पैटर्न में आपका रिप्रेजेंटेशन था एस और साई का। अब ये हो जाता है, अब पी को क्यू से मिला दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पी को पॉइंट क्यू से मिलाया गया है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब ये पी से क्यू को मिलाने वाली जीवा यानी कि कोड हो जाती है। अब देखिएगा, कोड की लेंथ अलग है और आर की लेंथ अलग है। अब पॉइंट पी पर बैठ करके हमें कैलकुलेशन करनी है पॉइंट पी पर, तो ये तो टेंजेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। आप टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, जब नॉर्मल की डायरेक्शन जाएंगे तो आप इधर जाएंगे। अब आप पॉइंट क्यू से परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा एन, ये क्यू एन परपेंडिकुलर डाल दिया गया है। अब इस ट्राइंगल में हमें जाना है, और इस ट्राइंगल में ये जो छोटा सा एंगल आप देख रहे हैं, इस छोटे से एंगल को डिनोट करेंगे हम एप्सिलॉन से। जो छोटा सा एंगल है उसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। अब हम थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। लेट द पार्टिकल इज मूविंग along the curve APQ. Let the particle is moving along the curve APQ and T S comma psi comma Q S plus delta S comma psi plus delta psi are position of particle at time t comma t plus delta t रेस्पेक्टिवली। टाइम t पर और टाइम t प्लस डेल्टा t पर आपको पोजीशन दे दी गई है। एक पॉइंट p की पोजीशन हो गई है और एक पॉइंट q की पोजीशन हो गई है। t प्लस डेल्टा t की हो गई है। अब परपेंडिकुलर को जिक्र कर दीजिएगा। लेट q n इज परपेंडिकुलर फ्रॉम q to the tangent
एट पी। पी पॉइंट पर टेंजेंट हो गया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका तैयार हो गया है। लेफ्ट एंगल एप्सिलॉन का जिक्र करिएगा, एंगल क्यू पी एन इक्वल टू एप्सिलॉन, ये सारा जिक्र हो चुका है। अब वेलोसिटी लेने जा रहा हूं मैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट along the tangent at t, और नीचे टाइम इंटरवल हो जाएगा मेरा डेल्टा टी। तो ये हो जाता है मेरा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब देखिएगा टेंजेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे लेने जाएंगे। टेंजेंट पी, ये वाली टेंजेंट की डायरेक्शन है और आपका जो एक्चुअल पार्टिकल है वो पी से क्यू गया है, तो क्यू से परपेंडिकुलर डाल दिया है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये अलोंग द टेंजेंट होगा, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्यू एन, ये होगा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन कहलाएगी। तो इसमें लिमिट हो जाएगा पी एन अपॉन डेल्टा टी। अब ये हो जाता है हमारी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब ट्राइंगल में पी एन देख लीजिएगा, पी एन आपका बेस है, पी एन आपका बेस है, और हाइपोटेनस हो जाए आपका पी क्यू। तो आप इसे ट्राइंगल रूल लगा दीजिएगा, तो ये हो जाता है कोड पी क्यू हो जाएगा इंटू कॉस एप्सिलॉन हो जाएगा, और अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। अब इसको आप इस तरह से तोड़िएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा कोड पी क्यू अपॉन डाल दीजिएगा आर पी क्यू इंटू आर पी क्यू अपॉन डेल्टा टी और इंटू कॉस एप्सिलॉन। अब चूंकि आर पी क्यू की वैल्यू आपकी डेल्टा एस हो जाएगी, ये चाप है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कोड पी क्यू अपॉन डेल्टा एस। एक टर्म ये बनेगी, दूसरी टर्म बनेगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बनेगी, और इनटू में एक टर्म आपकी पड़ी हुई है कॉस एप्सिलॉन। अब देखिएगा लिमिट क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टी टाइम पर पार्टिकल मेरा पी पर है, डेल्टा टी टाइम पर मेरा पार्टिकल क्यू पर है, और दोनों के बीच का टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी अगर इनफाइनाइट टी स्मॉल है यानी कि टेंड्स टू जीरो में जा रहा है, तो इसका मतलब क्यू पी की ओर अग्रसर है। अब ऐसे लिख देते हैं, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्यू टेंड्स टू पी, कोड पी क्यू अपॉन डेल्टा एस टेंड्स टू वन। जब पी और क्यू बिंदु दोनों बहुत पास के हो जाएंगे, तो दो बिंदु के बीच की जीवा की लंबाई नाप लीजिएगा, या चाप के अनुदिश जाकर के लंबाई नाप लीजिएगा। दोनों लंबाई में कोई विशेष फर्क नहीं होगा, दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो ये आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी। और देखिएगा एप्सिलॉन टेंड्स टू चला जाएगा जीरो में। अब देख लीजिएगा आप इस तरह से, जैसे आप ये पी है, ये पी पर टेंजेंट है, और ये आपने कोड बना रखी है क्यू, और ये एंगल एप्सिलॉन है। अगर क्यू पास में हुआ तो देखो एप्सिलॉन थोड़ा छोटा हो जाएगा, और पास में हुआ तो एप्सिलॉन और छोटा हो जाएगा, और पास में हुआ तो एप्सिलॉन और छोटा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पॉइंट क्यू जो है वो पी की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा, तो एप्सिलॉन जो है वो छोटा होता चला जाएगा। तो एप्सिलॉन की लिमिट जो है टेंड्स टू जीरो में जा रही है। तो यहाँ पर जब आप कॉस एप्सिलॉन डालेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी 1 हो चुकी है। लिमिट आप हटाने जा रहे हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी डी एस अपॉन डी टी। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला आपका बन चुका है डी एस अपॉन डी टी। अब यहाँ पर आपने एक नया फार्मूला सीखा कि जब आप इंट्रिंसिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक फॉर्म में होते हैं, और आपको वेलोसिटी चाहिए होती है टेंजेंट वेलोसिटी, तो उसकी फार्मूला होता है आपका डी एस अपॉन डी टी। अब चलिए नॉर्मल वेलोसिटी लेने चलते हैं। अब ये हो गया नॉर्मल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू, अब डाल दीजिएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर फिर वही लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट along the normal at p और अपॉन
डेल्टा टी। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द नॉर्मल आ गया है एट पी पर और अपॉन में आ गया है डेल्टा टी। अब नॉर्मल डायरेक्शन वो होती है जो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब पी पर जो टेंजेंट आपने खींची उसके 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट देखेगा। पी से जब क्यू जाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट में हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल में हो गया। तो आप इसे करते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो जाता है क्यू एन अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्यू एन है, क्यू एन आपके ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, इसे साइन में ले लीजिएगा। तो ये हो जाता है कोड पी क्यू और इनटू में साइन एप्सिलॉन और अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। फिर आप उसी तरह से करिएगा जैसा आपने करा था। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ कोड पी क्यू डाल दीजिएगा अपॉन डेल्टा एस डाल दीजिएगा इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी डाल दीजिएगा और इंटू हो जाएगा आपका साइन एप्सिलॉन। लेकिन आपने कंडीशन ऊपर ही लगाई थी कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 जा रहा है, अब चूंकि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अब देखिएगा मजे की बात, जब साइन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 में जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 हो जाएगा। तो आपका एक फार्मूला हो गया नॉर्मल वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू 0, यानी कि पॉइंट पी पर जब आप नॉर्मल वेलोसिटी लेने जाएंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक बात सीखी है कि जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, नॉर्मल वेलोसिटी की नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। इसी तरह से मैथ में तो नहीं, लेकिन फिजिक्स वाले जब भी पार्टिकल को 11वीं क्लास में 12th क्लास में कहीं भी पार्टिकल अगर चल रहा होता है, किसी कर्व में पार्टिकल घूम रहा होता है, तो जब भी हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखानी होती है तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग दिखाई जाती है। हमसे कभी भी कहा जाता है वेलोसिटी दिखाइएगा, तो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी हमें दिखानी होती है उस पॉइंट पर जाकर के हम टेंजेंट खींच देते हैं। ये आर्टिकल आपको आज ये एक्सप्लेन करता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होती है लेकिन नॉर्मल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। यही कारण है कि जब हम वेलोसिटी दिखाते हैं तो सदैव टेंजेंट की दिशा में दिखाते हैं और उसकी कोई और डायरेक्शन नहीं दी जाती है। आज इस हेडिंग के द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण फिजिक्स वालों के लिए हो जाता है। अब एसिलेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एसिलेशन लेने चलते हैं। अब दोबारा डायग्राम बनाते हैं एसिलेशन के लिए। ये आपका ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ये आपका कर्व हो जाता है। सपोज कर लीजिएगा यहाँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। कोऑर्डिनेट फिर वही है, एस आई है, यहाँ एस प्लस डेल्टा एस और साई प्लस डेल्टा साई है। अब वेलोसिटी आपने जो अभी पिछला वाला पोर्शन करा है उसमें आपने देखा कि जब भी वेलोसिटी आपको दिखानी होगी तो आप क्या करेंगे, कर्व पर कोई पार्टिकल अगर चल रहा है तो आप टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखा दीजिएगा। अब देखिएगा ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर मैंने टेंजेंट बना दिया है। ये पॉइंट पी पर टेंजेंट बना दिया गया है। ये एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल साई है। इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं बी से, ठीक है ना। अब पी पर वेलोसिटी मैंने बी ली है और क्यू पर आइएगा, क्यू पर टेंजेंट बना दीजिएगा। क्यू पर टेंजेंट है, अब इसके टेंजेंट का एंगल ये साई प्लस डेल्टा साई है, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा साई प्लस डेल्टा साई। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये एंगल आपका डेल्टा साई है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो ये एंगल जो है मेरा डेल्टा साई है। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह मेरे पास कम पड़ रही है, कर्व को थोड़ा सा इधर घुमा देता हूँ मैं, और ये वेलोसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ v प्लस डेल्टा v है। तो p पर जो मेरी वेलोसिटी है वो v है, q पर जाकर के जो मेरी वेलोसिटी हो जाती है v प्लस डेल्टा v हो जाती है। एक लाइन इसकी थ्योरी के लिख देता हूँ, लेट v, v प्लस डेल्टा v आर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P एंड Q। P और Q पर वेलोसिटी है
अब मुझे एसिलेशन लेने जाना है। अब मैं लेने जाता हूँ टेंजेंशियल एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन एट पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब यहाँ लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी और अपॉन डेल्टा टी। देखिएगा त्वरण का फार्मूला लगा दिया है मैंने, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, टेंजेंशियल एसिलेशन लेने जा रहे हैं तो वेलोसिटी में आपको चेंज चाहिए, तो मैंने टेंजेंट की डायरेक्शन में एसिलेशन के लिए वेलोसिटी चेंज डाल दिया गया है। अब ये जो ओरिजिनल डायग्राम है इसका दूसरा डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, रफ डायग्राम। अब रफ डायग्राम के लिए आप ये समझ लीजिएगा, बी देखेगा, बी प्लस डेल्टा बी देखेगा, बी टेंजेंट की डायरेक्शन में है। ये आपके लिए रफ डायग्राम बना देता हूँ जिससे आप थोड़ी सी सहूलियत महसूस करें। ये बी है, इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन मिलेगी, और इधर आप जाएंगे तो ये आपको नॉर्मल की डायरेक्शन मिलेगी। ये बी की डायरेक्शन है, ये बी प्लस डेल्टा बी की डायरेक्शन है, और ये बनने वाला एंगल डायग्राम में डेल्टा साई है, कंपोनेंट बना लीजिएगा। इधर हो जाएगा बी प्लस डेल्टा बी कॉस डेल्टा साई, और इधर हो जाएगा बी प्लस डेल्टा बी साइन डेल्टा साई। अब यहाँ पर b प्लस डेल्टा बी के मैंने कंपोनेंट बना दिए हैं। एक मेरा कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में पहुँच गया, एक मेरा कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में पहुँच गया है। और आप क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी चेंज। आपका पार्टिकल पहले वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग p से कहाँ गया है, q पर। तो आपको क्या करना है, बाद वाली वेलोसिटी माइनस शुरू वाली वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट q माइनस शुरू वाली वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट p, और किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो ऊपर वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, तो डेल्टा v वाली वेलोसिटी बाद की हुई और v वेलोसिटी पहले हुई। तो लेकिन आप किधर जा रहे हैं, टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में ये दोनों वैल्यू है, ये बाद की वेलोसिटी है, ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी है। तो बाद वाली वेलोसिटी में स्टार्टिंग की वेलोसिटी आप माइनस कर दीजिएगा। तो ये हो जाता है आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा साई माइनस बी और अपॉन में डेल्टा टी हो जाता है। ये रफ डायग्राम आपको बन चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, डेल्टा साई जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा साई इज स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल, सो और डेल्टा साई नियरली इक्वल 1। जिस तरह से आप पीछे वाले चैप्टर में कॉस डेल्टा थीटा के साथ कर रहे थे, वैसे ही आप कॉस डेल्टा साई के साथ करिएगा। अब यहाँ से आपको मिल जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बी प्लस डेल्टा बी माइनस बी अपॉन डेल्टा टी। बी से बी कैंसिल हो जाता है, ये आपका डी बी अपॉन डी टी हो जाता है। ये पहला फार्मूला देख लीजिएगा। तो यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टेंजेंशियल एसिलेशन एट पी, टेंजेंशियल एसिलेशन एट पी, ये बना आपका डी बी अपॉन डी टी। अब इस फार्मूले के 3 रूप आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। जब आपको वेलोसिटी और टाइम में कैलकुलेशन करनी हो तो डी बी अपॉन डी टी लिख लीजिएगा। अब चूंकि d इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो आपका फार्मूला बन जाएगा टेंजेंशियल एसिलेशन एट पी इज इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला बन चुका है, ये दूसरा फार्मूला बन चुका है। जब आपको डिस्टेंस और टाइम में कैलकुलेशन करनी है तो आप डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर लिखिएगा। एक फार्मूला और बना देता हूँ मैं यहाँ पर, इसके इस तरह से टेंजेंशियल एसिलेशन एट टी, आपकी वैल्यू डी बी अपॉन डी टी है, आप इसे इस तरह से लिखिएगा डी बी अपॉन डी एस लिखिएगा इंटू डी एस अपॉन डी टी। अब डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास दी है, तो ये हो जाता है टेंजेंशियल एसिलेशन एट टी, तो ये बनेगा वी डी बी अपॉन डी एस, वी डी बी अपॉन डी एस। अब यहाँ पर देखिएगा टेंजेंशियल एसिलेशन के मैंने कितने फार्मूले दिए, 3। अब 3 फार्मूलों का रिजल्ट समझिएगा। जैसे जब हम फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा रहे होते हैं तो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस।
इस चीज को समझ लीजिएगा। अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं। पहली जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी और टाइम में है, dv अपॉन dt इसे देता है। दूसरी इक्वेशन डिस्टेंस और टाइम में है, तो d2s अपॉन dt स्क्वायर इसे देता है। तीसरी इक्वेशन वेलोसिटी और डिस्टेंस में, यहाँ देखिएगा वेलोसिटी भी है डिस्टेंस भी है, तो यहाँ देखिएगा ये तीसरी इक्वेशन है। तो जिस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन होते हैं, उसी तरह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के फार्मूले के पास 3 रूप होते हैं, एक वेलोसिटी टाइम का, एक डिस्टेंस टाइम का और एक वेलोसिटी डिस्टेंस का। तो जिसकी वैल्यू की आपकी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायर्ड रिलेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कोई मेरे से अगर ये कहे कि 11th क्लास वालों की थर्ड इक्वेशन निकाल करके दिखाओ, तो मुझे पता है कि इक्वेशन जो है थर्ड इक्वेशन वेलोसिटी और डिस्टेंस में होती है। मैं कुछ नहीं करूंगा, v dv अपॉन ds को एक्सीलरेशन डाल दूंगा, a डाल दूंगा और उठा करके उसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दूंगा। अब 2 लाइन में मेरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जिस तरह से डायनेमिक्स में अलग अलग इक्वेशन से कैलकुलेशन होती है, तो उसी तरह से आप भी ये ध्यान रखिएगा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वही फार्मूला लगा करके आप कैलकुलेशन को आगे लेकर के जाएंगे। अब ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो चुका है। अब मैं आपको नॉर्मल एक्सीलरेशन दिखाता हूँ। थोड़ी सी मैं थ्योरी की बचत कर लेता हूँ। यहाँ टेंजेंशियल की जगह नॉर्मल एक्सीलरेशन हो जाएगा एट t पर। अब ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ अब मैं नॉर्मल में जा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे डालना पड़ेगा नॉर्मल। r छूट गया है यहाँ पर, नॉर्मल एट t अपॉन डेल्टा t है ये। अब जब नॉर्मल की वेलोसिटी में जाने जाएंगे तो देखिएगा इस डायरेक्शन में नॉर्मल है, तो v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई है, लेकिन ये v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी क्यू पर थी, p पर नॉर्मल में कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी है। और जब आप वेलोसिटी का चेंज निकालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। अब ये हो जाएगा यहाँ पर साइन डेल्टा साई और माइनस 0। अब माइनस में कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर आप लिखेंगे डेल्टा साई स्मॉल सो। अब साइन डेल्टा साई है तो साइन डेल्टा साई नियरली इक्वल हो जाएगा डेल्टा साई, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं थोड़ा सही से चेंज कर देता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी मैंने बचा ली है। अब ये मेरे पास आ जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 b प्लस डेल्टा b डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी। अब 2 डेल्टा की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, फिर इसे आप छोड़ दीजिएगा। नेगलेक्ट स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा b इंटू डेल्टा साई, इस टर्म को छोड़ दीजिएगा तो आपको मिलता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाता है v डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाता है आपका v डी साई अपॉन डी टी। अब आप इसे ऐसे कन्वर्ट करिएगा v डी एस अपॉन डी टी डी साई अपॉन डी एस, डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, ये हो जाता है v इंटू डी एस अपॉन डी टी, और डी साई अपॉन डी एस को नीचे ले जाइएगा, डी साई अपॉन डी एस अपॉन डी साई। डी एस अपॉन डी सी डी टी वेलोसिटी का फार्मूला है, तो v इंटू वी। याद करिएगा बीएससी पार्ट 1 की इंट्रिंसिक इक्वेशन, सबसे पहला फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का डी एस अपॉन डी साई पढ़ाया जाता है। देखिएगा डिनोमिनेटर में डी एस अपॉन डी साई है, तो ये हो गया रो। और फार्मूला बना आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन का वी स्क्वायर अपॉन रो। अब इस फार्मूले में देखिएगा रो आया है, तो इसे निकालने के लिए आप बीएससी पार्ट 1 के फार्मूले का यूज़ करेंगे, रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई का। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर अपॉन रो है, रो यहाँ पर त्रिज्या है, तो यानी कि वी स्क्वायर बटे त्रिज्या है, तो यानी कि नॉर्मल एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन होता है जो फिजिक्स वालों को अभिकेंद्र त्वरण के नाम से सिखाया जाता है, लेकिन वो सर्किल में होता है। अगर आप सर्किल में हैं तो उस समय नॉर्मल जिसे आप अभिकेंद्र त्वरण बोलते हैं, तो वो अभिकेंद्र त्वरण एक्चुअल में नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है, और आज आपने उसका शुद्ध रूप जो है वो पढ़ा। अब देखिएगा एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए साइक्लॉइड इज कांस्टेंट। कोई पार्टिकल है वो साइक्लॉइड में मूव कर रहा है। इस एक्सरसाइज में ना साइक्लॉइड बार बार आएगा, तो मैं साइक्लॉइड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूंगा।
प्रूव दैट द एसिलेशन मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, सिद्ध करके दिखाना है कि पार्टिकल का जो एसिलेशन है वो कांस्टेंट होगा। अब इस वाले चैप्टर में दो तरह के एसिलेशन हमारे पास हो चुके हैं, टेंजेंशियल एसिलेशन और नॉर्मल एसिलेशन। टेंजेंशियल की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि पीछे वाले चैप्टर में रेडियल एसिलेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसफर एसिलेशन के स्क्वायर का प्लस करने के बाद अंडर रूट लगा रहे थे, तो वही क्रिया आप टेंजेंशियल एसिलेशन और नॉर्मल एसिलेशन के साथ कीजिएगा। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन का मतलब समझ लीजिएगा, यही सबसे मेन लाइन है इसकी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब है विद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी आर्टिकल के अभी वीडियो के शुरू में आपको बताया गया था कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट देता है। यानी कि कोई आपसे अगर पूछे वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन देता है, तो आप सीधा सा जवाब देंगे जिस पॉइंट पर वेलोसिटी लेने जा रहे हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट की जो डायरेक्शन है, टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट से दी जा रही है, टेंजेंट का बनने वाला एक्स एक्सिस से एंगल दिया जाता है साई, तो यानी कि साई आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देने का काम करता है। और वो कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है उसके परिवर्तन की दर, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन देने वाला हुआ साई, यानी कि उसके परिवर्तन की दर डी साई अपॉन डी टी इज और मूविंग इन ए साइक्लॉइड इज कांस्टेंट, वो जो है वो कांस्टेंट है। सबसे पहली लाइन बनेगी मेरी डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये है आंसर। given that d psi upon dt is equal to k ब्रैकेट में कांस्टेंट। अब इसकी बात बता दूं मैं साइक्लॉइड की, क्योंकि मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालनी पड़ेगी। ये है बेटा इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। जो साइक्लॉइड की इक्वेशन होती है वो होती है s इक्वल टू 4a sin साइन। ये बीएससी पार्ट 1 से उठाई है हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन में इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी सिखाई गई थी। साइक्लॉइड की इक्वेशन है, ये याद रख लीजिएगा, इसमें ये बार बार इस्तेमाल होगी। कुछ भी इसके बारे में बताया जाएगा चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड है s इक्वल टू 4a sin साइन। अब यहाँ से मैं रो निकाल रहा हूँ बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला, क्योंकि रो इक्वल टू ds अपॉन डी साई, तो ये हो जाता है 4a cos साई। अब चूंकि d इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, अब d अपॉन dt हो गया d अपॉन dt 4a sin साई, तो ये हो जाता है 4a cos साई d साई अपॉन dt। d साई अपॉन dt की वैल्यू उठा लीजिएगा, तो d इक्वल टू हो जाता है 4a cos साई। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा इसका। अब ये हो जाता है टेंजेंशियल एसिलेशन का फार्मूला था हमारा dv अपॉन dt, तो ये हो जाता है -4ak sin साई d साई अपॉन dt। d साई अपॉन dt की वैल्यू दोबारा k डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एसिलेशन हो जाता है -4ak स्क्वायर sin साई। अब देखिएगा एक एसिलेशन निकालने में आप कामयाब हो गए हैं। अब दूसरा एसिलेशन होता है आपका नॉर्मल एसिलेशन। नॉर्मल एसिलेशन का फार्मूला b स्क्वायर अपॉन रो है। अब b की वैल्यू देख लीजिएगा, रो की वैल्यू देख लीजिएगा, तो ये b स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 4ak cos साई का होल स्क्वायर अपॉन 4a cos साई। तो आपका नॉर्मल एसिलेशन बन जाता है 4 आ जाएगा, a आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा cos साई। फिर उसके बाद आप फार्मूला लगा देंगे एसिलेशन इक्वल टू टेंजेंशियल एसिलेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एसिलेशन का होल स्क्वायर। अब अपने पाइथागोरस लगा दिए है, तो यहाँ अंडर रूट टेंजेंशियल एसिलेशन का होल स्क्वायर देख लीजिएगा ऊपर से 16a स्क्वायर k टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर साई प्लस 16a स्क्वायर k टू दी पावर 4 कॉस स्क्वायर साई। अब 16 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, k टू दी पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, वो वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो ये 4 आ जाता है, a आ जाता है, k स्क्वायर आ जाता है कांस्टेंट। इस तरह से प्रूव हो जाता है
ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है और इस तरह से प्रूव हो जाता है कि जो पार्टिकल है उसका एसिलेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। इसके एक्सरसाइज के जो सवाल हैं, जितने भी एग्जाम्पल और सवाल हैं वो सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। इसमें 2 सवाल ऐसे आएंगे जो बड़े होंगे। ज़्यादा देर मैं समझता हूँ 2 वीडियो में, नेक्स्ट 2 वीडियो में हम इसे पूरा खत्म कर देंगे चैप्टर को।